नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत पाठ नंबर 5 संगठन के भाग 5 में आने वाले औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमने पिछले भाग में पढ़ा बच्चों संगठन के ढांचों के प्रकार के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन के बारे में। सभी संगठनों में कर्मचारियों का मार्गदर्शन नियमों और कार्य विधियों के द्वारा होता है। उद्यम को सही तरीके से चलाने के लिए कार्य का विवरण तथा नियम, उसकी कार्य विधियां जो कि प्रक्रिया से संबंधित हो सकती हैं, उनको स्पष्ट रूप से एक क्रम में समझाया जाना अति आवश्यक होता है। यह औपचारिक संगठन के माध्यम से संभव हो पाता है। औपचारिक संगठन से तात्पर्य किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंधकों के द्वारा तैयार किए गए ढांचे से होता है। यह अधिकार और उत्तरदायित्व की सीमाओं का स्पष्टीकरण करता है, उनको क्लियर करता है कि उनके अधिकार क्या हैं और उनके उत्तरदायित्व क्या हैं। उनको किस सीमा से बाहर नहीं जाना, किस सीमा और नियंत्रण के अंतर्गत ही कार्य करना है, इन सब का स्पष्टीकरण इसके अंतर्गत किया जाता है तथा इसके साथ ही संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न क्रियाओं के अंदर सामंजस्य भी स्थापित किया जाता है। औपचारिक संगठन में ढांचा कार्यात्मक अथवा प्रभागीय कोई भी हो सकता है। औपचारिक संगठन के लक्षण क्या हैं, इसके बारे में अभी हम जानते हैं। औपचारिक संगठन को उसके लक्षणों के माध्यम से हम भली भांति समझ सकते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह विभिन्न प्रकार के कार्यों की स्थिति तथा उनके आपसी संबंधों की प्रकृति का स्पष्टीकरण करता है। यह ये भी स्पष्ट करता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन कौन से ऑफिसर्स उनके अधीन आते हैं या कौन उनके संचालक होंगे। इन सब के बारे में ये जानकारी देता है और इनको स्पष्ट रूप से वर्गीकृत भी करता है। नंबर 2, यह योजनाओं में निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन होता है, क्योंकि उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक नियम और कार्यविधि इसी के अंतर्गत दिए गए होते हैं। नंबर 3, औपचारिक संगठन के द्वारा विभिन्न प्रभागों के प्रयासों को समन्वित करना, उनके मध्य अंतर संबंध स्थापित करना और एकीकृत करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। नंबर 4, संगठन बिना किसी परेशानी के अपना कार्य सुचारू रूप से चलाते रहें, आसानी से कर पाएं, इसीलिए इसकी रचना उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा विचार विमर्श करके ही की जाती है। कर्मचारियों के आपसी संबंधों की अपेक्षा इस संगठन के अंतर्गत कार्य का निष्पादन अधिक बलपूर्वक, अधिक संयुक्त रूप से किया जा सकता है। लुइस एलेंस के अनुसार औपचारिक संगठन कार्यों की समुचित ढंग से परिभाषित पद्धति होती है, जिसमें प्रत्येक के अधिकार और उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही की निश्चित परिमाप होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में, उनके क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, वो किसके प्रति जवाबदेह रहेंगे, अपने कार्यों का रिपोर्टिंग किसको करेंगे, इनके बारे में निश्चित रूप से जो लिखा रहता है, जो उसमें अभिव्यक्त होता है,
वह औपचारिक संगठन के अंतर्गत ही आता है। इसी प्रकार एक अन्य विचारक हैं चेस्टर बर्नार्ड। इन्होंने कहा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर समन्वित की जाती हैं तो उसे औपचारिक संगठन कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों औपचारिक संगठन के गुणों के बारे में। इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये क्यों अच्छा माना जाता है, इसका क्या महत्व है। औपचारिक संगठन में बहुत से गुण पाए जाते हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें उत्तरदायित्व को निर्धारित करना आसान होता है क्योंकि आपसी संबंध स्पष्ट रूप से समझाए गए होते हैं, उनमें कोई भी दुराव छिपाव नहीं होता। इसमें भ्रम की स्थिति नहीं पाई जाती क्योंकि प्रत्येक सदस्य के कर्तव्य एक एक करके बतलाए गए होते हैं। कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है, इसलिए इसमें पुनरावृत्ति भी नहीं होती, किसी प्रकार का दोहराव नहीं पाया जाता। आदेश श्रृंखला के स्थापन से आदेश की एकता भी बनी रहती है। कार्य संचालन की सुनिश्चितता तथा प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्य की उन्हें जानकारी हो जाती है, अतः कार्य का संपादन प्रभावपूर्ण ढंग से हो पाता है। इससे संगठन में स्थायित्व की भावना उत्पन्न होती है। कर्मचारियों के व्यवहार को भी हम आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि उनके मार्गदर्शन के लिए स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लेख किया जाता है, नियमों का वर्णन किया जाता है। अब हम आते हैं औपचारिक संगठन के दोषों पर। इसके दोष क्या क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं। औपचारिक संगठन की निम्नलिखित सीमाएं हैं। नंबर 1, औपचारिक संगठन में आदेश की श्रृंखला का पालन करना पड़ता है, जिससे कार्य विधिक विलंब के कारण निर्णय लेने में अधिक समय लगता है, निर्णय लेने में देरी हो जाती है, जिसका अप्रत्याशित नुकसान भी हो सकता है। कंपनी को, किसी संगठन को उसकी हानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। नंबर 2, संगठन की अवांछित पद्धतियां, जो कि कुछ लोग नहीं चाहते, ना चाहने लायक, पसंद ना की जाने वाली पद्धतियां रचनात्मक प्रतिभा को समुचित मान्यता नहीं दे पाती क्योंकि निर्धारित कठोर नीतियां किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने देती। उनमें रिजिडनेस पाई जाती है, वो लचीली नहीं होती, उन्हें हम अपने अनुसार ढाल नहीं पाते। ये भी इसका एक अवगुण माना जाता है, इसकी एक सीमा मानी जाती है। किसी भी संगठन में सभी मानवीय संबंधों को समझ पाना अत्यंत कठिन कार्य होता है क्योंकि किसी भी संगठन में बहुत से व्यक्ति होते हैं। आपने अंग्रेजी में कहावत पढ़ी होगी बच्चों कि मैनी मैन मैनी माइंड्स। जितने प्रकार के लोग होते हैं उतनी प्रकार की सोच होती है, सबके दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति अपने तरीके से सोचता है। तो यहाँ भी यही चीज फॉलो होती है, यही चीज अपनाई जाती है। कोई भी संगठन अपने आप में संपूर्ण नहीं होता, सभी मानवीय संबंधों को समझ पाना किसी के बलबूते में नहीं होता क्योंकि ये ढांचे और कार्य पर अधिक बल देते हैं। अतः औपचारिक संगठन से किसी संस्थान के कार्य करने की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं की जा सकती, कभी भी सही तस्वीर सामने नहीं आ पाती। अब हम आते हैं अनौपचारिक संगठन पर। काम करते समय व्यक्तियों में आपसी तालमेल अनायास ही स्थापित हो जाना तथा कर्मचारियों में सामाजिक संबंधों का तंत्र उदय होना अनौपचारिक संगठन कहलाता है। जब हम एक ही संगठन में, एक ही संस्था में कई वर्षों तक, कई महीनों तक कार्य करते हैं, लगातार आते हैं, जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, इकट्ठे काम करने के कई घंटे निर्धारित होते हैं,
तो हमारे बीच एक तालमेल स्थापित हो जाता है, एक समझ, एक सोच विकसित हो जाती है, सामाजिक संबंधों में भी प्रगाढ़ता आती है। तो यही होता है अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन का जन्म औपचारिक संगठन से ही होता है, जब व्यक्ति आधिकारिक तौर पर बतलाई गई भूमिकाओं से परे आपस में मेल मिलाप करता है, मिलता जुलता है, इंटरेक्शन करता है, तो वो अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत आता है। जब कर्मचारी स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा से कहीं भी जा आ सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, मेलजोल बढ़ा सकते हैं, संपर्क बनाते हैं, तो उन्हें किसी कठोर औपचारिक संगठन की ओर धकेला नहीं जा सकता, बल्कि वे मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक तरीके से एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के ग्रुप्स में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, तालमेल स्थापित करते हैं, वह सामंजस्य बनाते हैं, मिलते जुलते हैं। और ये इससे इसका लाभ क्या होता है, ये उनके आपसी हितों की अनुरूपता को ही प्रकट करता है, क्योंकि उन सभी ग्रुप्स की एक ही सोच है, तो वो एक ही दिशा में सहयोगात्मक तरीके से आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ एक सामान्य हितों वाले व्यक्तियों का एक ग्रुप, एक श्रेणी, जो कि रविवार के दिन, किसी छुट्टी वाले दिन क्रिकेट खेलता है, एक कैफेटेरिया में चाय कॉफी पीने के लिए एकत्र होता है, वे नाटकीय क्रियाकलापों में अभिरुचि रखते हैं। जिस प्रकार से कुछ व्यक्तियों की खेल में रुचि हो सकती है, कुछ व्यक्तियों की पिकनिक इत्यादि घूमने में रुचि होती है, कुछ लोग पर्यटक स्थलों पर जाना पसंद करते हैं, इस प्रकार कोई सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अभी अपनी अभिरुचि रखते हैं, उनका अलग टेस्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रुप्स के व्यक्ति, सामान्य हितों के व्यक्ति एक इकट्ठा ग्रुप में अभिरुचि रखने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं और एक संगठन का हिस्सा बन जाते हैं। अनौपचारिक संगठन के कोई लिखित नियम नहीं होते, इसीलिए इसे इनफॉर्मल कहा जाता है। इसका कोई क्षेत्र या रूप भी निश्चित नहीं होता है और ना ही इसकी कोई संप्रेषण की निश्चित रूपरेखा होती है। ये स्वयं ही बनती चली जाती है। इसके लिए कुछ निश्चित नहीं होता कि जब तक कि कुछ पेपर्स में होगा तभी ऐसा कुछ लिखित में समझौता करके करना है, नहीं, इसकी ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती, कोई औपचारिकता नहीं होती, इसीलिए ये अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। अनौपचारिक संगठन के लक्षण क्या क्या होते हैं? अनौपचारिक संगठन के निम्नलिखित लक्षणों की सहायता से हम इसे भली प्रकार समझ सकते हैं। लक्षणों में नंबर 1 पे आता है अनौपचारिक संगठन का अभ्युदय, इसका उद्भव, इसका जन्म, इसका उद्भव स्थल कर्मचारियों के व्यक्तिगत अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप औपचारिक संगठन से होता है। नंबर 2, आधिकारिक तौर पर निर्धारित किए गए नियम अथवा नियंत्रणों की अपेक्षा ग्रुप नियमों से ही व्यवहारिक मानकों का अभ्युदय होता है, उद्भव होता है, विकास होता है। नंबर 3, स्वतंत्र संप्रेषण का चैनल बिना सूचना की विशिष्ट दिशा के ग्रुप के सदस्यों के द्वारा विकसित होता है, आगे बढ़ता है। नंबर 4, यह प्रबंध द्वारा सोच विचार के बाद ना बनकर सहज ही, स्वतः ही, अपने आप ही बनता चला जाता है। नंबर 5, इसका कोई निश्चित स्वरूप या ढांचा नहीं होता, बल्कि यह सदस्यों के बीच एक सामाजिक संबंधों का मनोवैज्ञानिक तंत्र माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे अनौपचारिक संगठन के गुणों के बारे में। अनौपचारिक संगठन के बहुत से लाभ होते हैं बच्चों, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संप्रेषण के निर्धारित नियमों को नहीं माना जाता, अतः अनौपचारिक संगठन में
सूचनाएं शीघ्र पहुंचती हैं, जल्दी से विकास करती हैं और उनकी प्रतिपुष्टि भी शीघ्र ही हो जाती है। वो वेरीफाई भी हो जाती है कि हाँ ये सही है या कि गलत है। नंबर 2, सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में ये सहायता प्रदान करता है तथा समान मतों के लोगों को खोज निकालने की आज्ञा भी प्रदान करता है, अनुमति भी देता है। यह उनकी कार्य संतुष्टि में बढ़ोतरी करता है तथा संगठन में अपनत्व की भावना को जागृत करता है। इस प्रकार के संगठनों में व्यक्ति असुरक्षित महसूस नहीं करता, बल्कि एक अपनापन जैसी भावना का विकास होता है। नंबर 3, यह संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में औपचारिक संगठन की कमियों को दूर करने में सहायता देता है। उदाहरण के तौर पर कर्मचारियों के द्वारा योजनाओं और नीतियों के प्रति प्रतिक्रिया को अनौपचारिक तंत्र द्वारा, जिसे नेटवर्क भी कहा जाता है, उसके द्वारा परखा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे अनौपचारिक संगठन के दोषों के बारे में। अनौपचारिक संगठन के कुछ दोष भी होते हैं, जिसमें से मुख्य मुख्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अनौपचारिक संगठन जब अफवाहें फैलाता है तो यह एक विघटनकारी ताकत बन जाता है, विध्वंसकारी बन जाता है, नुकसानदायक बन जाता है। यह औपचारिक संगठन के विपरीत कार्य करता है। नंबर 2, यदि अनौपचारिक संगठन विरोध करता है तो प्रबंधन परिवर्तनों को लागू करने में असमर्थ रहता है, उनको लागू नहीं कर पाता। इस प्रकार का प्रतिरोध या तो विलंब करा देता है, या तो कार्यक्रम में देरी हो सकती है, या फिर प्रतिबंधित ही हो जाता है, उस पर बैन लगा दिया जाता है, उस पर रोक लगा दी जाती है। नंबर 3, यह सदस्यों को ग्रुप आकांक्षाओं के अनुरूप चलने के लिए बाध्य करता है। यह हानिकारक हो सकता है यदि ग्रुप द्वारा बनाए गए मानदंड संगठन जन्य हितों के विरुद्ध होते हैं। अनौपचारिक संगठन को एकदम से समाप्त नहीं कर सकते, अतः संस्थान के हित के लिए, संस्थान के फायदे के लिए इसके अस्तित्व को मान्यता दी जाए और मनुष्यों द्वारा किए गए क्रियाकलापों को भी पहचाना जाना चाहिए। ऐसे समूहों के ज्ञान का उपयोग संगठन की उन्नति और सहयोग के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार के समूह उपयोगी संप्रेषण सुलभ करा सकते हैं। दोनों के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े में पड़ने की अपेक्षा प्रबंधकों को चाहिए कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के संगठनों का युक्तिपूर्ण उपयोग किया जाए, ताकि इससे फायदा क्या होगा, संगठन का कार्य सुगमता पूर्वक चलता रहेगा, उसमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। अनौपचारिक संगठन के बारे में चेस्टर बनोई ने कहा कि वह संगठन अनौपचारिक होते हैं जिसमें आपसी संबंध अज्ञानतावश संयुक्त उद्देश्यों के लिए बनते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरे मनोचिकित्सक हैं कीथ डेविस। इन चिंतक ने बोला कि अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों का एक तंत्र है जो कि ना तो औपचारिक संगठन द्वारा बनाया जाता है और ना ही ये आवश्यक माना जाता है। इसका जन्म, इसका उदय व्यक्तियों के स्वैच्छिक रूप से एक दूसरे से सहयोग करने से होता है। जब अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कुछ व्यक्ति एक समूह बना लेते हैं और एक दूसरे से सहयोग करते हुए किसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो यही है अनौपचारिक संगठन की परिभाषा। औपचारिक और अनौपचारिक इन दोनों संगठनों की तुलना भी की जा सकती है। अब हम इसकी तुलना करेंगे इसके आधार पर अर्थ। सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर तुलना करेंगे तो हम पाते हैं कि औपचारिक संगठन अधिकार संबंधों का ढांचा प्रबंध तैयार करने में सहायता देता है, हेल्प करता है,
लेकिन दूसरी तरफ अनौपचारिक संगठन सामाजिक संबंधों का नेटवर्क कर्मचारियों की अंतःक्रिया से आरंभ होता है, उनकी स्व प्रेरणा से आरंभ होता है। इसी प्रकार उद्गम के आधार पर देखेंगे तो हम पाते हैं कि औपचारिक संगठन कंपनी के नियमों और नीतियों के परिणाम स्वरूप प्रारंभ होते हैं, उनकी शुरुआत होती है। लेकिन अनौपचारिक संगठन सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप शुरू होते हैं। अधिकार के आधार पर यदि हम देखें तो औपचारिक संगठन प्रबंध में स्तर की क्षमता के अनुसार दृष्टिगोचर होता है, लेकिन अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत गुणों से दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार व्यवहार के आधार पर यदि तुलना की जाए तो हम पाएंगे कि औपचारिक संगठन नियमों के द्वारा निर्देशित होता है और अनौपचारिक संगठन इसकी गतिविधि का कोई पैटर्न होता ही नहीं। इसी तरह संप्रेषण के प्रवाह के आधार पर यदि हम पाए तो देखते हैं कि औपचारिक संगठन में संप्रेषण श्रृंखला सोपानवत चलती है, स्टेप बाय स्टेप चलती है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती है। लेकिन अनौपचारिक संगठन में संप्रेषण के प्रवाह की निर्धारित विधि नहीं होती, यह किसी भी दिशा की तरफ मुड़ सकता है। प्रकृति के आधार पर औपचारिक संगठन दृढ़ होते हैं, निश्चित होते हैं, सर्टेन होते हैं, लेकिन अनौपचारिक संगठन परिवर्तनशील होते हैं, निश्चित नहीं होते, अनिश्चित होते हैं। नेतृत्व के आधार पर यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि औपचारिक संगठन प्रबंधक ही नेता माना जाता है औपचारिक संगठन में, लेकिन दूसरी ओर अनौपचारिक संगठन में प्रबंधक नेता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये कोई जरूरी नहीं कि वो नेता होगा ही, उसका चुनाव ग्रुप के द्वारा किया जा सकता है। अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित लक्षण किस संगठन की ओर संकेत करते हैं, औपचारिक अथवा अनौपचारिक? नंबर 1, कर्मचारियों के आपसी संबंधों की अपेक्षा इस संगठन में कार्य निष्पादन पर अधिक बल दिया जाता है। तो इसका उत्तर है बच्चों औपचारिक संगठन। यह योजनाओं में निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है, क्योंकि इन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक नियम और कार्यविधि इसके अंतर्गत दिए होते हैं, उल्लिखित होते हैं। तो इसका उत्तर है औपचारिक संगठन। किस प्रकार के संगठन की प्रकृति परिवर्तनशील होती है या निश्चित होती है? परिवर्तनशील होती है अनौपचारिक, निश्चित होती है तो औपचारिक। किस प्रकार के संगठन में प्रबंधक ही नेता होता है? तो इसका उत्तर है औपचारिक संगठन में प्रबंधक ही नेता होता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। किस प्रकार के संगठन की गतिविधि का कोई पैटर्न नहीं होता? तो इसका उत्तर है बच्चों अनौपचारिक संगठन की गतिविधि का कोई पैटर्न नहीं होता। तो आज के अध्याय में हमने इतना ही पढ़ा, बाकी हम पढ़ेंगे अपने अगले पाठ में। धन्यवाद।